Hello friends, welcome to the channel. Today in this lecture we will discuss about contemporary paradigm. मित्रों, आज के इस अध्याय में हम लोग समकालीन चिंतन फलकों का अध्ययन करेंगे और हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट में अब हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले अध्याय में हम लोगों ने पैराडाइम्स में जो इसका पहला वाला पार्ट था, मतलब ट्रेडिशनल पैराडाइम, परंपरागत चिंतन फलकों का अध्ययन किया था। वहां हम लोगों ने 5 तरह के चिंतन फलक देखे थे: छायावादी चिंतन फलक, स्वदेशवादी चिंतन फलक, भूविस्तारी चिंतन फलक, पर्यावरणवादी, संभववादी, जैसे 5 हम लोगों ने पैराडाइम्स वहां पे देखे थे। और मैं यहाँ पर एक बात और बता दूं कि ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हमने पैराडाइम के बेसिक पे बात की, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स आई, कैसे इस कॉन्सेप्ट का कह सकते हैं उदय हुआ, कैसे ये इसका डेवलपमेंट हुआ। शोडले ने, हैगेट ने, डेविड हार्वे ने, थॉमस कोहन ने, मार्गरेट मास्टरमैन ने क्या अपना कंट्रीब्यूशन दिया, मार्केट ने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया, और इम्पोर्टेंट बुक्स कौन सी आई, और पैराडाइम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। इसके पश्चात हम लोगों ने पैराडाइम शिफ्ट और शॉक को देखा और उसके ग्राफ को भी देखा। तो ये तो हमारा पार्ट 1 था। बेसिक चीजें हमने वहां पे सीखी पैराडाइम के संबंध में, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसके पश्चात पार्ट 2 में हम लोगों ने परंपरागत चिंतन फलकों का अध्ययन किया, जिसमें जो उसके टॉपिक्स हैं ऑलरेडी हम अलग अलग चैप्टर्स में वो सारी चीजें पढ़ चुके हैं। केवल जो 5वां और भूविस्तारी कोरोलॉजिकल पैराडाइम था वो हमारे लिए नया था, तो उसको भी हम लोगों ने अच्छे से देख लिया था, जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन की बात की थी, कार्ल सावर के मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप पे बात हुई थी, और अलग अलग थिंकर्स जैसे हार्टशोन, हेटनर, जिन्होंने कोरोलॉजिकल पैराडाइम में अपना योगदान दिया, उन पर हम लोगों ने बात की। अब आज के इस पार्ट 3 में, ये पैराडाइम का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे जाके आप जरूर देखें, उससे आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें हम लोग 1950 के बाद से जो भी विचार आए भूगोल में उसको शामिल करते हैं। यद्यपि इसमें अभी तो हमारे लिस्ट में 5 ही तरह के चिंतन फलक हैं, लेकिन ये तो अध्ययन की सुविधा के लिए ऐसा बना दिया गया है। लेकिन अभी भी निरंतर जो, मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि अभी वर्तमान समय में जो निरंतर खोजें हो रही हैं भूगोल के क्षेत्र में, या कोई नया विचार आ रहा है, तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा समकालीन चिंतन फलक में। क्योंकि परंपरागत वाले में मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग से लेके 1950 तक के जो भी विचार आए, जो भी थॉट आए, वो कहाँ रखे गए? वो ट्रेडिशनल पैराडाइम में रखे गए। और 1950 के पश्चात जितने भी विचार आए और जो निरंतर आते जा रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे आपके कंटेम्प्रेरी पैराडाइम्स में। तो इस प्रकार से आपका इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि 1950 से पहले वाले, और कहाँ से हम शुरू करें, जब से भूगोल की शुरुआत हुई, वो पूरे के पूरे विचार, वो पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स, वो सब रखा गया है परंपरागत चिंतन फलक वाले सेक्शन में। और कंटेम्प्रेरी या समकालीन चिंतन फलक में हम 1950 के बाद से जो भी विचार आए और निरंतर जो भी आते जा रहे हैं, उनको हम शामिल करते हैं। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। और इसमें जो हम लोगों को 5 टॉपिक्स देखने हैं: प्रत्यक्षवादी चिंतन फलक, पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम, व्यवहारवादी चिंतन फलक, बिहेवियरल पैराडाइम, मानववादी चिंतन फलक, ह्यूमनिस्टिक पैराडाइम, क्रांतिपरक चिंतन फलक, रेडिकल पैराडाइम या मार्क्सिस्ट पैराडाइम, क्योंकि मार्क्सवाद से ये प्रेरित था जो ये हमारी विचारधारा है, और कल्याणवादी चिंतन फलक, वेलफेयर पैराडाइम। कहीं कहीं पर इसे क्रांतिपरक भूगोल भी लिखा जाता है, कल्याणपरक भूगोल, मानववादी भूगोल, व्यवहार परक भूगोल। अगर ऐसे टर्म का यूज हो तो भी वो यही बात बताई जा रही है, वो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और प्रत्यक्षवादी चिंतन फलक के बगल में यहाँ मैंने लिखा है मात्रात्मक क्रांति। मात्रात्मक क्रांति बेसिकली प्रत्यक्षवाद से रिलेटेड है। तो अभी हम देखेंगे कि दोनों में बेसिकली क्या समानताएं हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको एक हिंट बस दे रहा हूँ। और यहाँ मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि आज के इस अध्याय में हम लोग इन 5 जो हमारे पैराडाइम्स हैं, इनमें हम क्या देखेंगे? हम इनके सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, क्योंकि लोग इसको लिख लेते हैं, याद कर लेते हैं, बट अभी भी बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है कि बेसिकली व्यवहारवाद या व्यवहार परक भूगोल या व्यवहारवादी चिंतन फलक क्या कहना चाह रहा है।
मानववादी चिंतन फलक क्या कहना चाह रहा है, क्रांतिपरक या ये जो हमारा रेडिकल पैराडाइम है ये क्या बात बता रहा है। तो हम सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट को देखेंगे और जो इसमें सबसे मेन विचारक हैं उनको देखेंगे। लेकिन इतने से ये होने वाला नहीं है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। उसके पश्चात हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर एक एक का अलग अलग चैप्टर होगा। जैसे कल्याणवादी चिंतन फलक का पर्टिकुलर एक अलग चैप्टर होगा जिसमें हम डिटेल में क्रांतिपरक कल्याणवाद चिंतन फलक पे बात करेंगे। इसका एक अलग चैप्टर होगा, इसका एक अलग, और इसी प्रकार से ये जो 5 हमारे चिंतन फलक हैं इन पांचों का पर्टिकुलर एक अलग अलग चैप्टर होगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। व्यवहारवादी चिंतन फलक को हम चाहें तो एक साथ सब में बता दें 5-6 मिनट का, तो वो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बहुत सारे नाम हैं। इसमें कम से कम 8 से 10 विद्वानों के नाम है। हर टॉपिक में बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी मैगजीन्स हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो इसको हम एक वीडियो में तो कवर कर नहीं सकते क्योंकि कवर करने का प्रयास करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे की भी हो सकती है। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि आज के इस पार्ट में हम लोग पहले इन पांचों के बेसिक को समझ लेते हैं कि बेसिकली बात क्या बताई जा रही है। तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज यहाँ से तैयार हो जाएगा कि आप बेसिक को जान लेंगे कि बेसिकली इनमें बातें क्या बताई गई हैं और आप उनके मेन थिंकर को जान लेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है उनमें। तो आपका जैसे शॉर्ट नोट लिखने लायक आज के इस अध्याय से तैयार हो जाएगा। फिर जब हम पर्टिकुलर एक एक पे बात करेंगे फिर हम डिटेल में इन पे बात करेंगे। वो अध्याय में हम पर्टिकुलर इन पे गहराई से उनमें अध्ययन होगा। लेकिन आज के इस अध्याय में हम इन सभी पैराडाइम्स को एक साथ लेके चलेंगे और अपने बेसिक्स को क्लियर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग कर रहे हैं प्रत्यक्षवादी चिंतन फलक से, और इसको बस आप एक कहानी की तरह समझिए। बस ज्यादा कुछ इसमें लिखने वाली चीजें हैं नहीं। मैंने बगल में जो इनके इंपॉर्टेंट विचारक हैं उनके नाम लिख दिए हैं, तो आप कहानी की तरह सुनिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप बगल में लिखा हुआ देख रहे हैं यहाँ पर अगस्त कॉम्टे, अगर आप समाजशास्त्र पढ़े होंगे या जनरली आप इनका नाम जानते होंगे, अगस्त कॉम्टे फ्रांसीसी दार्शनिक को प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता माना जाता है। और इनकी एक बुक आई थी पॉजिटिव फिलॉसफी। पॉजिटिव फिलॉसफी बुक जो कि 5 खंडों में 1830 से 1842 में प्रकाशित हुई, और इसी बुक में इन्होंने अपने इन विचारों को दिया है। ये बेसिकली क्या क्या कहते हैं, यद्यपि ये जियोग्राफर नहीं है लेकिन एक कॉन्सेप्ट मैं आपका यहाँ क्लियर कर दूं कि जैसे कोई विचार आया मान लीजिए, तो वो विचार आता है तो एक सब्जेक्ट के लिए नहीं आता। प्रत्यक्षवाद बेसिकली कॉम्टे ने लाया तो कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद को सभी विषयों ने ग्रहण किया अपने अपने रूप में। तो बेसिकली ये जो जन्मदाता जो इस विचार का है वो कांट महोदय, वो काम्टे, सॉरी अगस्त काम्टे, कांट और काम्टे में कंफ्यूज मत होइएगा, ये अगस्त काम्टे हैं। और बेसिकली वैसे तो ये फिलोसफर हैं बट सोशियोलॉजी में बहुत ज़्यादा हम इन्हें पढ़ते हैं और इन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी माना जाता है। ये निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की एक व्यवस्थित प्रणाली होती है, और इस प्रकार परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण पर आधारित वैज्ञानिक विधियों के द्वारा सभी चीजों को समझना प्रत्यक्षवाद है। मतलब कि इन्होंने 3 चीजों की बात की, निरीक्षण, परीक्षण और प्रयोग, और एक चीज और हम ऐड करेंगे वर्गीकरण। तो टोटल हमारी 4 चीजें हो गई, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण पर बेस्ड साइंटिफिक मेथड जब हम यूज कर रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारा प्रत्यक्षवाद। ये मानना था काम्टे महोदय का। तो मतलब इनका ये विचार था कि स्टडी अगर हम कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, ये कोई भूगोल के लिए नहीं कर रहे थे, ये हर टॉपिक के लिए, हर विषय के लिए इनका विचार था कि अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हम निरीक्षण करें, परीक्षण करें, प्रयोग करें और वर्गीकरण करें। ये काम अगर हम कर रहे हैं तो मतलब हम उस चीज का बिल्कुल सही अध्ययन कर रहे हैं, और इसी को उन्होंने प्रत्यक्षवाद कहा। बिल्कुल सिंपल सी इनकी डेफिनेशन है। अब हम देखेंगे कि भूगोल में इसका कैसे समावेश हुआ। ये कॉन्सेप्ट तो आ गया, लेकिन भूगोल में 1960 के दशक में जो मात्रात्मक क्रांति आई, कहीं न कहीं उसका आधार प्रत्यक्षवाद ही है। क्योंकि अगर हम जियोग्राफी के संदर्भ में देखें
तो हम निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण अगर करना चाहें तो उसके लिए हमको मैथ की आवश्यकता होगी, ज्योमेट्री की आवश्यकता होगी, स्टैटिस्टिक्स की सांख्यिकी की आवश्यकता होगी। इसीलिए मात्रात्मक क्रांति को हम कहते हैं कि जब भूगोल में गणित का यूज होने लगा, ज्यामिति का यूज होने लगा, सांख्यिकी का यूज होने लगा, मतलब ज्योमेट्री का, स्टैटिक्स का और मैथ का, मैथमेटिक्स का यूज होने लगा, तो उसे हम क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। और बेसिकली टाइम पीरियड हम बताते हैं आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर या 1960 के आसपास का। 1960 का दशक मेनली अपने पीक पे थी क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। तो इस प्रकार हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि पॉजिटिविज्म और ये जो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन की अभी हमने बात की, ये कोई बिल्कुल समान चीजें नहीं है, बल्कि दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। हम ये कह सकते हैं कि जियोग्राफी में जो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट आया वो क्यों आया, क्योंकि पॉजिटिविज्म उसके पहले आ चुका था, और पॉजिटिविज्म से प्रेरणा लेके कह सकते हैं जब इसका जियोग्राफी में समावेश हुआ पॉजिटिविज्म का, तो उससे क्या आई, फिर क्वांटिटेटिव उससे फिर मात्रात्मक क्रांति आई और क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का भूगोल में समावेश हुआ। और इस प्रकार हम शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ पॉजिटिविज्म, क्योंकि पॉजिटिविज्म में सबसे पहले बात की गई थी निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की, और फिर वहाँ से जो चीज़ें आई जियोग्राफी में, तो उसमें फिर हम मैथ, जियोमेट्री और स्टैटिक्स का यूज़ करने लगे। तो इस प्रकार शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ पॉजिटिविज्म। और इसमें जो इम्पोर्टेंट नेम्स हम देख रहे हैं, पीटर हैगेट, आरजे शोल्डे और ग्रेगरी, नाम तो बहुत सारे इसमें मिलेंगे अलग अलग विद्वानों के, लेकिन जो टॉप के जियोग्राफर्स इसमें हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उनमें आरजे शोल्डे, पीटर हैगेट और ग्रेगरी का नाम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमको देखने को मिल रहा है। तीनों की तीनों लेजेंडरी ब्रिटिश जियोग्राफर्स हैं, और जब हम ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट पढ़ेंगे तो काफ़ी डिटेल में इन पे बात होगी, लेकिन यहाँ बस शॉर्ट में हम इतना बता दें कि पीटर हैगेट, आरजे शोल्डे और ग्रेगरी ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं। और पीटर हैगेट और आरजे शोल्डे की बुक्स तो खैर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉडल्स इन जियोग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक मॉडल्स इन जियोग्राफी, फिजिकल इंफॉर्मेशन मॉडल्स इन जियोग्राफी, फ्रंटियर्स इन जियोग्राफिकल टीचिंग, तो ऐसी बहुत सारी इन्होंने बुक्स लिखी हैं। जब हम पर्टिकुलर क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन पर अलग एक चैप्टर में स्टडी करेंगे तो वहाँ पर हम लोग इनकी बुक्स देखेंगे। यहाँ पर बस हम अपना मेन कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर कर रहे हैं। ग्रेगरी का एक इम्पोर्टेंस है कि 1963 में इनकी एक बुक आई थी, स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड द जियोग्राफर, सांख्यिकी विधियां और भूगोलविद्ता। और ब्रिटेन में स्नातक स्तर के जो जियोग्राफी के स्टूडेंट थे, मतलब ग्रेजुएशन लेवल की, उनके लिए स्टैटिक्स की ये एक पहली बुक मानी जाती है, जो कि 1963 में ग्रेगरी ने लिखी। और इसका शीर्षक जो कि मैंने बताया, स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड द जियोग्राफर। तो एक तरीके से फिर से हमारा वही कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की जिस पद्धति की बात कॉम्पटन ने की थी विश्व के लिए, मतलब सभी विषयों के लिए, जियोग्राफी में उसका जो समावेश हम कह सकते हैं इन विद्वानों ने किया बेसिकली। और इन्होंने कैसे किया, इन्होंने भूगोल में मैथ का यूज़ करना शुरू कर दिया, जियोमेट्री का यूज़ करना शुरू कर दिया और सांख्यिकी या स्टैटिक्स का यूज़ करना शुरू कर दिया, और अपनी किताबें लिखी इस क्षेत्र में, जो कि अभी मैंने बताया। ग्रेगरी की पहली स्टैटिक्स की बुक आई ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए, स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड द जियोग्राफर, 1963। और अगर हम अगस्त कॉम्टे और पीटर हैगेट की बात करें तो उनकी भी मैंने आपको बुक बताई थी, पॉजिटिव फिलोसफी। और पीटर हैगेट, आरजे शोल्डे ने तो खैर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हुई हैं, जैसे मॉडल्स इन जियोग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक मॉडल्स इन जियोग्राफी, इंटीग्रेटेड मॉडल्स इन जियोग्राफी, फिजिकल इंफॉर्मेशन मॉडल्स इन जियोग्राफी। अब आइए एक बार हम पीटर हैगेट और आरजे शोल्डे की बात हो ही रही है तो इनकी बुक्स को देख लेते हैं, जिसमें कुछ बुक्स हैगेट और शोल्डे ने मिलकर लिखी हुई हैं, कुछ पीटर हैगेट ने अलग लिखी हुई हैं। तो एक इम्पोर्टेंट बुक्स की ये लिस्ट है, आइए इसको हम लोग देखते हैं पहले।
अब हमारा दूसरा जो पैराडाइम है वो है व्यवहारवादी चिंतन फलक या बिहेवियरल पैराडाइम। बिहेवियरल पैराडाइम बेसिकली जब बेसिक में हम लोगों ने बात की थी, जो हमारा पहला पार्ट था कि एक पैराडाइम आता है, उसकी आलोचना होती है, दूसरा पैराडाइम उसका स्थान ले लेता है। तो वही चीज सेम टू सेम यहाँ पर भी हुई कि क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन आई, क्यों? ड्यू टू पॉजिटिविज्म। तो जब प्रत्यक्षवाद और मात्रात्मक क्रांति ने अपना पूरा प्रभाव जमा लिया भूगोल पर, उसके पश्चात इसकी आलोचना होती है और लोग कहते हैं कि हम हर जगह मैथ का यूज, हम हर जगह ज्योमेट्री का यूज, हर जगह हम स्टैटिक्स का यूज नहीं कर सकते। मानव का व्यवहार, जो ह्यूमन का बिहेवियर है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है बहुत सारे स्थानों पे। तो वहाँ वहाँ से फिर ये चिंतन फलक धीरे धीरे पीछे खिसकने लगा और फिर जो प्रभुत्व जिसने जमाया वही 1960 से 70 के दशक में, वो है आपका बिहेवियरल पैराडाइम, व्यवहारवादी चिंतन फलक। और इसमें दो दो बड़े नाम हैं, वो है विलियम किर्क और जूलियन वोल्पर्ट। नाम और भी हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल बेसिक वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हम सबसे इम्पोर्टेंट जो है मैं उन्हीं की यहाँ पे बात करूंगा। विलियम किर्क और जूलियन वोल्पर्ट का नाम यहाँ पर आता है। और बेसिकली इसमें बात जो बताई गई है वो यही बताई गई है कि 1960 के दशक तक आते आते भूगोल में मात्रात्मकता, मतलब कि मात्रात्मकता का तात्पर्य है ज्योमेट्री का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़, मैथ का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ और स्टैटिक्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने लगा। लेकिन धीरे धीरे जो हमारे ह्यूमन जियोग्राफर्स थे, उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया कि ह्यूमन जियोग्राफी के फील्ड में अगर हम ये मैथ और स्टैटिक्स और जियोमेट्री पर बेस्ड स्टडी हम इतना ज़्यादा करेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं हम ह्यूमन बिहेवियर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उसका हम करें, हम कह सकते हैं कि उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है बहुत सारे स्थानों पर। और साइमन साइमन का भी काफ़ी योगदान है बिहेवियरल जियोग्राफी में। उन्होंने एक कथन कहा था कि मनुष्य सदैव आर्थिक प्राणी नहीं रह सकता, वह अपनी भावनाओं व इच्छाओं की संतुष्टि भी चाहता है। तो यहीं से विचार आया व्यवहारवाद का कि हम व्यवहार की स्टडी करेंगे, ना कि हम मैथ और जियोमेट्री या फिर हम स्टैटिक्स के बेस पे स्टडी करेंगे। और यहाँ पर फिर आगे हम पढ़ेंगे, जब डिटेल में हम पढ़ेंगे बिहेवियरल पैराडाइम को, तो कॉन्सेप्ट आता है कॉग्निशन, परसेप्शन, मेंटल मैप और डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। मतलब कि किस प्रकार से हम किसी के व्यवहार की स्टडी करेंगे, उसका काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है ये। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट में बस बताऊं, तो कॉग्निशन कॉग्निशन मतलब ज्ञान या बोध। ज्ञान या बोध मतलब किसी भी जो है प्रगम ज्ञान या बोध का तात्पर्य सूचना से होता है, जो मनुष्य ने अपने मस्तिष्क में किसी विषय के संदर्भ में एकत्र किया हुआ है। उससे फिर उसकी कोई धारणा बनती है और उससे उस चीज के प्रति एक मेंटल मैप बन जाता है और उससे फिर उसका व्यवहार प्रभावित होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई ऐसा शहर है जहाँ बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा है, तो आपके दिमाग में एक कॉग्निशन चला गया कि हाँ ये शहर सेफ नहीं है। फिर आपने दूसरा काम किया, उस शहर के लिए अपना एक परसेप्शन बना दिया कि ये तो ऐसा ही है, यहाँ अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। फिर परसेप्शन से आपने बिल्कुल एक भयावह मेंटल मैप का फॉर्मेशन कर लिया अपने मस्तिष्क में कि हमें इस शहर में कभी भी नहीं जाना है, और उससे फिर आपका डिसीजन प्रभावित हुआ और आपने डिसीजन ले लिया कि हम वहाँ कभी भी नहीं जाएंगे। तो इसी प्रकार से हम मनुष्य के व्यवहार की स्टडी करते हैं और ये सब इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं बिहेवियरल पैराडाइम के। कॉग्निशन, परसेप्शन, मेंटल मैप्स और डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर, मतलब किसी भी चीज के बारे में हमारा ज्ञान, कॉग्निशन, उसके पश्चात उसके संदर्भ में हमने जो धारणा बना ली वो हो जाएगा परसेप्शन, फिर दोनों से मिलके बनता है मेंटल मैप, और फिर लास्ट में उससे प्रभावित होता है हमारा डिसीजन या निर्णय। तो जब हम डिटेल में बात करेंगे बिहेवियरल पैराडाइम पे, तो हम इस पे बहुत डिटेल में गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि किन विद्वानों ने, बोल्डिंग का नाम आएगा, पीटर गोल्ड का नाम आएगा, वहाँ पर कैसे कैसे स्टडी होती है, ग्राफ इत्यादि बहुत मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैं बता चुका हूँ, हम सिर्फ बेसिक को देख रहे हैं, तो इतना सफिशियंट होगा और मुझे उम्मीद है कि इतने से आप आसानी से लिख सकते हैं। एक चलिए एक एग्जाम्पल हम और बता दें बिहेवियरल पैराडाइम का। व्यवहार क्यों इम्पोर्टेंट है?
बुक्स में जनरली एग्जाम्पल्स ऐसे नहीं मिलते हैं। एक बार मेरे एक टीचर ने मुझे बहुत एक सही इसका एग्जाम्पल बताया था कि मान लीजिए कि कोई मान लीजिए आप ही हैं और आपके किसी फ्रेंड की कोई शॉप है, मान लीजिए कोई आपको सामान लेना है, वो शॉप है आपके जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ से 15 to 20 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे, और उसी चीज़ की उसी सामान की एक शॉप आपके जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ से 8 से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो जो आपकी फ्रेंड की शॉप है जिससे आपकी बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मित्रता है, वो तो दूर है, लेकिन आप जाना वहीं पर पसंद करेंगे। यद्यपि आप अगर यहाँ जाएंगे, अगर आप एक आर्थिक प्राणी अपने आप को सोच रहे हैं कि अगर हम पैसा बचा लें, हम यहीं पर चले जाएं, तब तो आप जो मैंने बताया कि जो पास में है 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे, आप वहीं पर जाना पसंद करेंगे। लेकिन जैसा कि साइमन के कथन को अगर हम ध्यान से देखें तो उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि मनुष्य सदैव आर्थिक प्राणी नहीं होता है। तो आप सदैव आर्थिक प्राणी नहीं है, आप हमेशा इकोनॉमिक मैन नहीं है, आप के लिए व्यवहार भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और फिर आप क्या करेंगे, आप अपने फ्रेंड के शॉप पे जाएंगे, यद्यपि वो डबल डिस्टेंस ज़्यादा है उसका। अगर ये 10 किलोमीटर के दूरी पे है तो आपके फ्रेंड की शॉप हो सकता है 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हो, लेकिन चूंकि यहाँ आपका व्यवहार आपको ऐसा बता रहा है, व्यवहार आपके डिसीजन को प्रभावित कर रहा है, ना कि एक आर्थिक प्राणी होना। तो इसीलिए जो ये थिंकर्स हैं, जो ये विचारक हैं, किर्क और वोलपर्ट जैसे और भी बहुत बड़े नाम इसमें आएंगे अभी, उन्होंने कहा कि हम हमेशा मैथ पर और ज्योमेट्री पर, स्टैटिक्स पर बेस्ड स्टडी नहीं कर सकते हैं, कभी कभी व्यवहार भी इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए इस प्रकार का हमें अध्ययन करना चाहिए। तो वहीं से आपका कॉन्सेप्ट आता है व्यवहारवादी चिंतन फलक का। तो ये आपका हो गया सेकंड। अब हम लोग चलते हैं मानववादी चिंतन फलक पे। जो हमारा तीसरा पैराडाइम है मानववादी चिंतन फलक, आप यहाँ देख रहे हैं एक नाम लिखा हुआ है ईफू तुवान का। ईफू तुवान 1976, क्योंकि 1976 सबसे पहले हम कह सकते हैं कि ईफू तुवान ने मानववादी ह्यूमनिस्टिक टर्म का यूज किया, इस शब्दावली का प्रयोग किया ईफू तुवान ने। और मानववादी विचारधारा, अगर आपको याद होगा, संभववाद आपने पढ़ा होगा चैप्टर विडाल डी लाप्लास का कॉन्सेप्ट, एक फ्रेंच विचारधारा जिसमें हमने बताया था कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है और प्रकृति एक केवल कह सकते हैं सलाहकार के रूप में है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है नेचर। मनुष्य ह्यूमन जो है वो सर्वश्रेष्ठ की स्थिति में है। तो ये तो विचार था संभववाद का। लगभग उसी विचार को फिर से जीवित करने का काम किया ईफू तुआन जैसे विद्वानों ने। सबसे इम्पोर्टेंट नाम इसमें ईफू तुआन का ही है। और ये विचारधारा बेसिकली इसी बात पे बल देती है कि हम जो स्टडी करें उसमें हम किन चीज़ों पे ध्यान दें। उसमें हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस, मतलब मानव की चेतना, मानव की सृजनात्मकता, ह्यूमन क्रिएटिविटी इत्यादि चीज़ों पर फोकस करें। मतलब कि हमारा जो अध्ययन हो वो ह्यूमन पर बेस्ड हो, काफ़ी हद तक उसके केंद्र में ह्यूमन हो, और कहीं ना कहीं जो संभववाद की विचारधारा धूमिल हो चुकी थी उसको फिर से जीवित करने का कार्य किया ईफू तुवान महोदय ने। और ईफू तुवान एक चाइनीज अमेरिकन जियोग्राफर माने जाते हैं। इनका जन्म चाइना में हुआ था, लेकिन ये इन्होंने बहुत सारे अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में ये जो है प्रोफेसर रहे, और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनका ये मानववाद का कॉन्सेप्ट है। और इनकी एक इम्पोर्टेंट बुक आई ह्यूमनिस्ट जियोग्राफी एंड इंडिविजुअल सर्च फॉर मीनिंग। फिर से हम बताते हैं, ह्यूमनिस्ट जियोग्राफी एंड इंडिविजुअल्स सर्च फॉर मीनिंग। जब हम लोग डिटेल में बात करेंगे ह्यूमनिस्ट जियोग्राफी पे या ह्यूमनिस्टिक पैराडाइम पे, तो वहाँ पे और बातें होंगी आप इस टॉपिक के संदर्भ में। लेकिन यहाँ पर बस आप इतना जान सकते हैं कि जो ह्यूमनिस्टिक पैराडाइम है वो एक तरीके से जो संभववादी विचारधारा जो धूमिल हो चुकी थी, जिसमें मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बताया गया था, उसी बात को ये आगे बढ़ा रहे हैं, वही विचारधारा को फिर से लेके आ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं इसके जो तार हैं वो वहीं से जुड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, एक चीज इसमें है, इसमें ये कहने का प्रयास नहीं किया गया है कि प्रकृति नीचे है, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। ये सारी चीजें नहीं बताई गई हैं। बस मनुष्य की जो क्षमताएं हैं, मनुष्य की जो क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है, उसको काफी कह सकते हैं उस बात पे जोर दिया गया है। और मेंटल मैप इत्यादि की स्टडी भी इसमें की जाती है। तो काफी हद तक जो
बिहेवियरल पैराडाइम है और जो ह्यूमनिस्टिक पैराडाइम है, इनका मैटर आपको काफ़ी हद तक सेम जैसा मिलेगा। बिल्कुल सेम नहीं है, ये थोड़ा अलग है, ये अलग है, लेकिन मेंटल मैप इत्यादि की स्टडी हम बिहेवियरल पैराडाइम में भी करते हैं और ह्यूमनिस्टिक पैराडाइम में भी करते हैं। तो ऑलमोस्ट दोनों के विचार लगभग एक जैसे आपको कुछ कुछ देखने को मिल सकते हैं। और इसमें भी वही बात बताई गई थी कि हम मानचित्र से, ग्राफ से, समीकरण से, जो कि किसमें किसमें इम्पोर्टेंट होता है, वो मात्रात्मक क्रांति में बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इक्वेशंस होते थे, मैथ का यूज होता था, गणित का, सांख्यिकी का, ये सारी चीजें। तो इनका कहना था मानववादियों का कि हम भावनाओं को इससे व्यक्त नहीं कर सकते हैं और मनुष्य सोच विचार तथा अपनी क्षमताओं के प्रयोग द्वारा अपनी परिस्थितियों में सुधार ला सकता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर बहुत ही सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी होती है। और यही सारी बातें इन्होंने बताई हैं और लगभग जिस बात को दूर करने के लिए व्यवहारवाद का आगमन हुआ, क्योंकि वो भी विरोध करते थे मैथ का, ज्योमेट्रिक और स्टैटिक्स का, और ऑलमोस्ट वही सारे विरोध इनके भी थे, मानववादियों के भी। इसलिए मैंने बताया कि दोनों लोगों के जो थॉट्स हैं काफी मिलते जुलते हैं। दोनों ही विचारक, दोनों ही चिंतन फलकों के जो समर्थक हैं, वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्षवाद का विरोध करते हैं। मतलब उनका ये मानना है कि हम मानव की सृजनात्मकता पर ध्यान दें। मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद वाले विरोध करते हैं इनका, प्रत्यक्षवादियों का। मतलब कि जो लोग मैथ और ज्योमेट्री और स्टैटिक्स का यूज कर रहे हैं, वो किस पे बल देते हैं व्यवहारवादी, कि हम मानव के व्यवहार की स्टडी करें। और इनका ये भी विरोध उनका करते हैं, लेकिन इनका बल व्यवहार पे उतना ना होके इनका बल है थोड़ा मानव की क्रिएटिविटी पे, सृजनात्मकता पे, क्षमताओं पे थोड़ा ज्यादा बल है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बस ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो हमारा चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेडिकल पैराडाइम या क्रांतिपरक चिंतन फलक, इसको देखते हैं। क्रांतिपरक चिंतन फलक जो है, ये भी आपका क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन और पॉजिटिविज्म की आलोचना के फलस्वरूप आया। मतलब कि बिहेवियरल का भी आगमन क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के फलस्वरूप हुआ, ह्यूमनिस्टिक का भी आगमन क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के फलस्वरूप हुआ, और रेडिकल का भी आगमन क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के फलस्वरूप हुआ। बिहेवियरल में मानव के व्यवहार पे बल दिया गया, ह्यूमनिस्ट में मानव की सृजनात्मकता, ह्यूमन क्रिएटिविटी, ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ह्यूमन अवेयरनेस, और जो भी उनकी क्षमताएं हैं, जो भी कैपेबिलिटीज हैं ह्यूमन की, कि मनुष्य अपनी स्थिति में सुधार ला सकता है, मनुष्य बहुत क्षमतावान है, इन बातों पे जोर दिया गया। लेकिन जो रेडिकल या मार्क्सिस्ट जियोग्राफी है, ये थोड़ी अलग है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि विलियम बुंगी सबसे इम्पोर्टेंट है और भूगोल में मार्क्सवादी चिंतन की स्टार्टिंग करने वाले ये प्रथम अमेरिकन जियोग्राफर माने जाते हैं। और इन्होंने ही इसकी स्टार्टिंग की। इंपॉर्टेंट बुक्स बहुत सारी हैं, बट अभी हम बुक्स में नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं यहाँ पे। तो विलियम मुंगी इसमें इंपॉर्टेंट एक थिंकर मिलेंगे आपको। और अब आइए लोग देखते हैं कि बेसिकली जो रेडिकल ज्योग्राफी है, ये क्या कहना चाहती है। रेडिकल ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है और सबसे अलग है। रेडिकल जियोग्राफर्स जो हैं, जो इस विचारधारा के समर्थक वाले, जो कह सकते हैं कि इसको समर्थन देने वाले भूगोलवेत्ता हैं, विचारक हैं, वो दिन प्रतिदिन की सामान्य चीजों को अपने अध्ययन में शामिल करते हैं। ये भूगोलवेत्ता सामाजिक जीवन से जुड़ी समस्याओं में रुचि रखते थे, जैसे कि भोजन की समस्या, घर की समस्या, शिक्षा के अवसर तथा अन्य जो भी सुविधाएं हैं। और एक बार समस्या का पता चल जाने के बाद ये जो जियोग्राफर्स थे, ये उसके समाधान के विषय में भी सोचते थे और इसके प्रति प्रतिबद्ध थे। मतलब कि इनका ना मानव की सृजनात्मकता, क्षमता इत्यादि पे जोर था, ना व्यवहार पे जोर था। इनका बेसिकली ये मतलब था कि हम अगर मान लीजिए रिसर्च कर रहे हैं, मान लीजिए हमने को बड़े बड़े इक्वेशन बना लिए क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के समय में, बड़े बड़े इक्वेशन बना लिए, बड़े बड़े ग्राफ बना लिए, खूब मैथ का यूज कर लिया, लेकिन अगर हम उसका इम्प्लीमेंट कहीं ना कर पाए, किसी समस्या का समाधान नहीं कर पाए, तो वो थ्योरी पड़ी रहेगी अपने स्थान पे, कुछ उसका यूज नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली जो रेडिकल हमारे जियोग्राफर्स हैं, जो इसके समर्थक हैं, वो ये सोचते थे कि हम भूगोल को बिल्कुल कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि भूगोल को बिल्कुल उन्होंने नई दिशा प्रदान कर दी।
मतलब भूगोल को एक ऐसा विषय बना दी जो कि सबकी समस्याओं का समाधान कर सके। तभी तो मैंने बताया कि इसके जो समर्थक थे, ये जो आम जीवन की जो समस्याएं होती हैं उनमें रुचि रखते थे। भोजन की समस्या है, साफ सफाई की समस्या है, शिक्षा की समस्या कहीं पर है, कहीं घर की समस्या है, सभी चीज़ों पे ये बल देते थे। और इनका ये फोकस था कि हम थ्योरीज को बना करके, रिसर्च को पब्लिश करके हम उसको रखें ना, उसका हम ऐसा उसको बनाएं कि उसका हम कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट कर सकें और उससे लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। तो बेसिकली जो हमारे रेडिकल जियोग्राफर्स हैं वो इसी क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। बहुत सारी सोसाइटीज का फॉर्मेशन हुआ जो कि जाती थी लोगों के बीच में, उनकी समस्याओं को सुनती थी। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि काफी हद तक बिल्कुल एक तरीके से भूगोल सिर्फ पढ़ने वाला विषय नहीं बना था। इस स्थिति में आते आते मतलब कहने का तात्पर्य है कि अभी तक तो जियोग्राफी की सिर्फ स्टडी होती थी, लेकिन रेडिकल जियोग्राफर जो थे वो सोचते थे कि नहीं, भूगोल को हमें एक ऐसा सब्जेक्ट बनाना है, जियोग्राफी को, जो कि फील्ड में जाके हम लोगों से पूछें उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं और उनका समाधान हो सके। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था रेडिकल जियोग्राफी का, जो क्रांतिपरक चिंतन फलक, अतिवाद इत्यादि नामों से भी इसे जाना जाता है। और इसमें इम्पोर्टेंट जो नाम है वो विलियम मोंगी महोदय का है। जिस प्रकार आपको मानववाद और व्यवहारवाद का कॉन्सेप्ट लगभग एक जैसा लग रहा था, वही चीज यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। और रेडिकल जियोग्राफी और वेलफेयर जो पांचवा हमारा पैराडाइम है, इन दोनों का कॉन्सेप्ट भी लगभग एक जैसा ही आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि क्रांतिपरक भूगोल वाले उसमें भी यही चीजें बताई गई हैं कि हम जो भी जनजीवन की समस्याएं उस पर बात करें। और जो हमारा कल्याणवादी चिंतन फलक है, पांचवा वाला और आखिरी, इसमें भी बताया गया है कि जो भी लोक कल्याण से संबंधित विभिन्न पक्ष हैं, जैसे निर्धनता, भुखमरी, अकाल, बीमारी, अपराध, स्वास्थ्य, चिकित्सा की समस्या, शिक्षा की समस्या, साफ सफाई, प्रादेशिक असमानताएं, जो इन सभी चीजों में हमको देखने को मिल रही है। मतलब कहीं अपराध अधिक है, कहीं कम है, कहीं भुखमरी अधिक है, कहीं कम है, कहीं निर्धनता बहुत ज्यादा है, कहीं स्थितियां अच्छी हैं। तो इन चीजों पे जोर दिया। मतलब हम एक तरीके से ज्यादा अगर डीपली देखें तो हम ये सोच सकते हैं कि रेडिकल जियोग्राफी में इस चीज की शुरुआत हो रही थी। मतलब कि वो लोग बस अभी इस क्षेत्र में काम करना शुरू किए थे कि हम मनुष्य की समस्याओं का समाधान करें। वेलफेयर पैराडाइम में या वेलफेयर जियोग्राफी में क्या होता है कि इस चीज को, इस बात को ये लोग और आगे बढ़ाते हैं और भी सारे विषयों को इसमें शामिल कर लेते हैं। और इसमें जो बड़ा नाम आता है वो आता है डेविड मार्शल स्मिथ का और पॉल नॉक्स का, डीएम स्मिथ एंड पॉल नॉक्स। और इनकी इंपॉर्टेंट बुक थी ह्यूमन जियोग्राफी ऑफ वेलफेयर अप्रोच। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज के इस अध्याय में हम लोगों ने जो भी हमारे 5 ये पैराडाइम है, समकालीन चिंतन फलक है, कंटेम्पोरेरी पैराडाइम है, इनकी स्टडी हम लोगों ने कर ली। और मेरा बस यहाँ पर ये उद्देश्य था, मैं चाहता तो सबके बारे में और डिटेलिंग भी कर सकता था, लेकिन आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट आधे घंटे से लंबा ये वीडियो हो चुका है और हम लोग डिटेल में नहीं गए किसी में भी। अब आप सोच सकते हैं अगर हम डिटेल में जाते तो वीडियो कितना लंबा हो जाता जो है। तो आज का ये वीडियो, ये कह सकते हैं, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट था क्योंकि हमने बेसिक को देखा। अगर मैं फिर से बता दूं तो प्रत्यक्षवाद का मतलब है, प्रत्यक्षवादी चिंतन फलक में क्या बातें बताई गई थी कि यूज किसका हो जियोग्राफी में, मैथ का, जियोमेट्री का और स्टैटिक्स का यूज हो। और बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज होंगे कि प्रत्यक्षवाद की मात्रात्मक क्रांति, तो मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि प्रत्यक्षवाद एक बड़े लेवल का की विचारधारा हम कह सकते हैं। अगस्त कॉम्टे इसके जनक हैं और इसमें निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग, वर्गीकरण पर बल दिया गया। लेकिन इस प्रत्यक्षवाद का यूज जब जियोग्राफर्स ने अपने विषय के लिए किया तो उसे हम मात्रात्मक क्रांति के नाम से जानते हैं, जो कि भूगोल में आई। मतलब हम कह सकते हैं मात्रात्मक क्रांति का मतलब एक क्रांति आ गई, मतलब एकदम से बिल्कुल। भूगोल पहले व्याख्या वाला विषय था, चीजों का वर्णन खूब होता था, मैथ इत्यादि का यूज होता नहीं था, ज्योमेट्री का यूज होता नहीं था। लेकिन मात्रात्मक क्रांति का मतलब एकदम से क्रांति जैसी आ गई, मतलब खूब ज्यादा प्रयोग होने लगा मैथ का, जियोमेट्री का, स्टैटिक्स का, बहुतायत प्रयोग होने लगा। तो उसे ही हम मात्रात्मक क्रांति नाम देते हैं। और मात्रात्मक क्रांति के आगमन का कारण है प्रत्यक्षवाद। फिर हमने व्यवहारवाद पे बात की कि मात्रात्मक क्रांति की जब आलोचना हुई तो व्यवहारवाद का उदय हुआ, जिसमें मनुष्य के व्यवहार पर बल दिया गया।
फिर बात आती है मानववाद की। इसमें मनुष्य की सृजनात्मकता, मनुष्य की क्षमता, कैपेबिलिटीज और मनुष्य की जो चेतना है इत्यादि पर बल दिया गया। और फिर आती है रेडिकल जियोग्राफी या रेडिकल पैराडाइम। इसमें बिल्कुल ही भूगोल को बदल दिया गया और भूगोल को एक विश्वविद्यालय का विषय से आगे बढ़ा के एक ऐसा विषय बनाया गया जिससे कि लोगों का समाधान हो सके, जो भी उनकी समस्याएं हैं, जो लोगों को कोई प्रॉब्लम्स है उनका समाधान हो सके, जो आम जनजीवन की समस्याएं उन्हें दिन प्रतिदिन की जीवन शैली में देखने को मिलती हैं, भोजन की समस्या, शिक्षा की समस्या, जो भी समस्याएं उनकी हैं उन सभी समस्याओं का समाधान हो सके, इसके लिए सोसाइटीज बनाई गई। जियोग्राफर्स फील्ड में जाते थे, सर्वे करते थे, लोगों की समस्याओं को सुनते थे और उसका समाधान करते थे। तो ये हो गया आपका चौथा वाला पैराडाइम। और इसके पश्चात इसी बात को आगे बढ़ाते हुए फिर आता है कल्याणवादी चिंतन फलक, जिसमें टोटली ये बेस्ड था कि हम किस प्रकार से मानव कल्याण कर सकते हैं। भूखमरी की प्रॉब्लम को हटा दें, निर्धनता, अकाल, स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा की समस्या, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम दूर करें। तो ऑलमोस्ट एक जैसी बातें बताई गई हैं रेडिकल में और वेलफेयर में, लेकिन जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको बिल्कुल क्लियरली इसमें अंतर भी बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर आपका बस आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। और ये बगल में इंपॉर्टेंट विचारक भी लिखे गए हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है, इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमेशा इसको अपने पास रखिए, एक जगह नोट कर लीजिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहे। क्योंकि जैसे मान लीजिए अब आपसे कोई अचानक से रेडिकल ज्योग्राफी पूछ लिया तो हमेशा आपको 15 विद्वानों का नाम नहीं याद रहेगा, क्योंकि अब इसमें बहुत सारे थिंकर्स आएंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको याद रखना जरूरी है। विलियम मोंगी सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हो सकता है इसमें अभी व्यवहारवाद में बहुत ज्यादा विद्वान आएंगे, गोलिज हैं, प्रेड हैं, कॉक्स हैं, साइमन है। लेकिन अगर आपने किर्क और वोल्पर्ट को ही नहीं बताया तो आपका आंसर फिर अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि विलियम किर्क और जूलियन वोल्पर्ट सबसे बड़े इसमें भूगोलवेत्ता हैं। तो यहाँ पर मैंने यही किया है कि बेसिक वाले चैप्टर में जो इसके सबसे इम्पोर्टेंट थिंकर हैं उनको मैंने यहाँ पे शामिल किया है। बाकी जब हम पर्टिकुलर एक एक का डिटेल में अध्ययन करेंगे तो वहां पर तो बहुत सारे भूगोलवेत्ता और बुक्स मैगजीन्स मिलेंगी हम लोगों को। लेकिन यहाँ पर मैंने उन्हीं को मेंशन किया है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो इस प्रकार से मित्रों इस अध्याय में इतना ही, और आगे हम लोग पैराडाइम्स के पार्ट 4 में पहले वाले पैराडाइम पे डिटेल में बात करेंगे, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन या प्रत्यक्षवादी चिंतन फलक। और एक चीज मैं यहाँ पर और बता दूं कि कभी कभी ऐसा लिखा जाता है कि आप 1950 के बाद के भूगोल को बताइए, तो आप यही सारा मैटर वहां पे बताएंगे। 1950 के बाद का भूगोल की बात यहाँ पे हो रही है। या कभी कभी ऐसा लिखा जाता है कि आप 21st सेंचुरी की जो जियोग्राफी है उसके बारे में बताइए, तो वहां पर भी ऑलमोस्ट आप यही मैटर ऐड करेंगे। तो इस प्रकार से फिलहाल दोस्तों इतना ही, जुड़े रहिए। जल्दी हम लोग अगले पार्ट में मिलेंगे थॉट में, और डिटेल में क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन पे बात होगी। और बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, इंपॉर्टेंट बुक्स मिलेंगी, इंपॉर्टेंट थिंकर्स पे बात होगी। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।